हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रक्त अर्थात ब्लड के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मनुष्यों में दो द्रवों का परिवहन होता है। पहला है रक्त और दूसरा लसिका। दोनों ही द्रव बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन लसिका की तुलना में रक्त कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। आइए देखें रक्त के महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हैं। पहला है रक्त तरल संयोजी उत्तक है। देखिए, यह कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन किस तरह का? लिक्विड। तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। दूसरा, इसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात यह हल्का क्षारीय होता है। तीसरा, मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 7 लीटर के मध्य होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कम होता है। अगला है रक्त निर्माण की क्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं। और भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण यकृत के द्वारा होता है, लेकिन जन्म लेने के पश्चात वयस्क अवस्था में यह अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में बनता है। देखिए, बोन मैरो हमारे शरीर की लंबी अस्थियाँ, जैसे जांघ की फीमर अस्थि ले लें या बाँह की ह्यूमरस ले लें, या फिर चपटी अस्थियाँ जैसे चेस्ट में जिससे जाकर रिब्स जुड़े हुए हैं, पसलियाँ जुड़े हुए हैं, उस अस्थि को इधर सामने की ओर है, उसको स्टर्नम कहते हैं। तो इस अस्थि के मध्य में एक कैविटी या गुहा पाया जाता है, और उसी गुहा में जेली के समान एक द्रव भरा होता है, उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं। तो इसको चित्र के रूप में समझिए। ये मान लेते हैं हमारे शरीर का कोई लंबी अस्थि है, और इस अस्थि के मध्य में इस तरह से बीचों बीच एक कैविटी होगा। इसी कैविटी में जेली समान द्रव भरा होता है, उसको अस्थि मज्जा कहते हैं। यह अस्थि मज्जा हड्डियों में किनारे की ओर इस तरह से देखिए, ये लाल रंग का होता है, इसको लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। जबकि भीतर यहाँ सेंटर में यह पीले रंग का होता है, इसको पीली अस्थि मज्जा कहते हैं। ये जो लाल अस्थि मज्जा है, इसके द्वारा आरबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण किया जाता है, जबकि पीले अस्थि मज्जा के द्वारा डब्ल्यूबीसी का निर्माण किया जाता है। अब रक्त के संगठन को देखें तो रक्त दो भागों से मिलकर बनता है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं। देखिए, जो प्लाज्मा है यह प्लाज्मा तरल होता है, और रक्त कणिकाएं उसी तरल भाग में तैरते रहते हैं। प्लाज्मा के बारे में देखिए, तो यदि रक्त को हम इस तरह से एक परखनली में लें, एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे इस तरह से, और इसको तेज़ी से सेंट्रीफ्यूज करें, बहुत तेज़ी से घुमाएं, या फिर आप वैसे ही रक्त को लेकर कुछ समय तक छोड़ दें, तो इसमें देखेंगे कि रक्त का कुछ भाग ऐसे नीचे की ओर जम जाता है इस तरह से। कुछ भाग हल्का यहाँ बीच में, बहुत थोड़ा सा भाग इस जमे हुए भाग के ऊपर इस तरह से स्थित होगा, और इसके बाद ऊपर की ओर तरल ज़्यादा भाग हल्के पीले रंग का इस तरह से तरल दिखाई देता है इस तरह से। तो इसमें ध्यान देंगे, ये जो ऊपर का हिस्सा है यही कहलाता है प्लाज्मा, और यह रक्त का 55% भाग होता है। रक्त का सबसे ज़्यादा भाग यही होता है, ये है प्लाज्मा। और ये जो नीचे का भाग दिखाई दे रहा है, जिसमें ये जो लाल रंग का बनाया हूँ यहाँ पे, और ये जो हल्का सफ़ेद रंग का पट्टी बनाया हूँ, ये दोनों भाग, ये जो लाल रंग का भाग है ये आरबीसी है, और ये जो सफ़ेद रंग का पट्टी वाला भाग है ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। तो ये दोनों मिलके रक्त कणिकाएं कहलाएंगे, और ये भाग ये दोनों मिल करके ये होते हैं 45%। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है, और 45% भाग रक्त कणिकाएं होते हैं। अब उसके बाद प्लाज्मा के बारे में और देखिए कि प्लाज्मा में 90 से 92% तक जल होता है। और दूसरा है रक्त प्रोटीन। यह प्लाज्मा का 6 से 8% हिस्सा बनाता है, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है यह 3 तरह के हैं। पहला है एल्बुमिन। यह प्रोटीन रक्त के परासरण दाब को नियंत्रित रखता है। दूसरा है ग्लोब्यूलिन। देखिए, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज होते हैं वह इसी प्रोटीन के बने होते हैं, और एंटीबॉडीज शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं, तो प्रतिरक्षा तंत्र में यह प्रोटीन योगदान देता है। अगला है फाइब्रिनोजेन। देखिए, यह प्रोटीन प्रोथ्रॉम्बिन अर्थात प्लेटलेट्स से मिलकर रक्त का थक्का बनाता है। जब कभी हमको चोट लग जाए तो वहाँ पर यही दोनों, ये प्रोटीन और
प्रोथ्राम्बिन, ये दोनों मिलकर वहाँ पर थक्का बना देते हैं जिससे रक्त बाहर नहीं निकल पाता। इसके अतिरिक्त भी प्लाज्मा का जो शेष भाग बच गया 1 से 2%, इसमें अन्य पदार्थ होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ये सब आयन, और साथ ही साथ भोजन के द्वारा जो पोषक पदार्थों को हमारी आहार नाल की दीवार अवशोषित करती है वे सभी पदार्थ भी इसमें पाए जाएंगे। साथ ही साथ अंतःस्रावित ग्रंथियों द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं वे हार्मोन्स भी इसी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। तो इस तरह से ये हो गया प्लाज्मा के बारे में। अब देखिए रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं 3 तरह के होते हैं। इनको रक्त कोशिका भी कह सकते हैं, इनको रुधिराणु भी कह सकते हैं। तो यह 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेलेट्स। आइए इनको विस्तार से समझते हैं। देखिए प्लाज्मा में एक टॉपिक छूट गया था, वह है सीरम। प्लाज्मा में से आप फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को हटा दीजिए तो प्लाज्मा का जो हिस्सा बाकी बच गया वह सीरम कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि चोट लग जाए, ब्लड बाहर निकले तो देखे होंगे वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है, और थक्का जमने के बाद भी पानी जैसा पदार्थ बाहर निकल आता है, वही सीरम है। क्योंकि उसमें फाइब्रिनोजेन जो कि रक्त का थक्का जमाता है, थक्का जमाने में उपयोग कर लिया गया, और प्लाज्मा का जो हिस्सा बचा वो सीरम कहलाएगा। तो इस प्रकार सीरम प्लाज्मा का ही हिस्सा है। अब बात करते हैं रक्त कणिकाओं के बारे में। तो देखिए रक्त में 3 तरह की कणिकाएं होते हैं। पहला है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं। इनका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। जैसे ही आरबीसी शब्द का जिक्र होता है आपके दिमाग में 2 बातें आ जाने चाहिए। पहला कि इसकी सतह पर हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, और दूसरा यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन से आशय है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को यह हीमोग्लोबिन पकड़कर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। हर कोशिका को श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कोशिका को ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन चाहिए। यदि उसको ऑक्सीजन न मिले तो वह कोशिका मृत हो जाएगा। तो इसीलिए आरबीसी बहुत ही जरूरी है। तो आपको ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का परिवहन। बाकी अन्य कार्य भी हैं, उसको आगे समझेंगे। अब बात करते हैं इसकी संख्या की। तो देखिए इसकी संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। मिलीमीटर कितना छोटा हिस्सा होगा, उसमें देखिए 50 से 55 लाख। इसको मिलियन में बदलें तो 10 लाख का 1 मिलियन, तो 5 से 5.5 मिलियन, इतना अधिक संख्या होता है इसका। इसके आकार की बात करें तो यह उभयावतल होता है, बाइकॉन्केव, अर्थात दोनों साइड में यह भीतर की ओर से धंसा होगा। इस तरह से इसका चित्र देख के आप समझ सकते हैं। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद इसका अपघटन होगा स्प्लीन या प्लीहा में। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। देखिए जो लंबी अस्थियां होते हैं उसके बीच में जो अस्थि मज्जा होता है उसमें किनारे की ओर लाल अस्थि मज्जा होता है, बीच में पीली अस्थि मज्जा। तो जो लाल अस्थि मज्जा होता है वही आरबीसी का निर्माण करता है। आरबीसी का रंग लाल होता है, कारण क्योंकि इसकी सतह पर हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन ही रक्त को लाल रंग देता है। तो इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग होता है ये लाल होता है। अगला पॉइंट देखिए, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते। अब जब केंद्रक ही नहीं पाया जाएगा तो इसमें विभाजन की क्षमता भी नहीं होगा, अर्थात आरबीसी 1 से 2 नहीं बन सकते। तो यह अस्थि मज्जा के द्वारा लगातार बनाए जाते हैं, 120 दिन तक जीवित रहेगा और लास्ट में इसका अपघटन प्लीहा या स्प्लीन में हो जाता है। अगला पॉइंट है इसकी सतह पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जैसे मैं पहले ही बताया, हीमोग्लोबिन के 2 भाग होते हैं, हीम और ग्लोबिन। हीम से आशय होता है आयरन और ग्लोबिन से आशय होता है प्रोटीन। तो यह लोहे और प्रोटीन से बना हुआ एक अणु है जिसको हीमोग्लोबिन कहेंगे, और यह आरबीसी के सतह पर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन की संख्या की बात करें तो यह 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में पाया जाता है। यदि आप कभी बीमार हुए होंगे तो आपका ब्लड टेस्ट भी किया गया होगा, तो उसमें निश्चित है हीमोग्लोबिन का भी टेस्ट किया जाता है। यहाँ डॉक्टर यह देखना चाहता है कि आपकी कोशिकाओं को क्या उपयुक्त मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति हो पा रही है या नहीं। यदि नहीं तब तो आपकी कोशिकाएं कमज़ोर हो जाएंगे, तो डॉक्टर इसको बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ देता है। एक अन्य उदाहरण देखिए, आप पहाड़ों में या ऊंचाई पर चढ़ें तो ऊंचाई पर ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाता है, तो वहाँ पर हमारे कोशिकाओं को सही मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाता।
इसके कारण वहाँ पर आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाता है। आप लगातार वहाँ 3 से 4 महीना तक रहें तो वहाँ आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाएगा, अर्थात हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया। तो यह पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को शरीर के कोशिकाओं तक पहुँचा देता है। उसके बाद है इसका मृत्यु। देखिए, आरबीसी का मृत्यु स्प्लीन या प्लीहा में होता है, इसका विनाश यहीं होता है, इसीलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन कहलाता है? स्प्लीन। यह पेट में पाए जाने वाला एक अंग है और इसमें भी ध्यान रखिए कि इसमें हीमोग्लोबिन का भी अपघटन होता है, लेकिन उसमें से हीम का अपघटन नहीं कर पाता। हीम का अपघटन यकृत के द्वारा होता है, यह पित्त वर्णक में बदल देता है हीम को। और कार्य की बात करें तो देखिए, इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को भी कोशिकाओं से फेफड़ों तक लाता है। एक बात यहाँ पे और महत्वपूर्ण कि यदि धुएं वाले गैस को हम कार्बन मोनोऑक्साइड वाले गैस को सांस के रूप में लें तो वहाँ पर यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 200 से 300 गुना ज़्यादा पसंद करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, CO को। तो वह उसी को पकड़कर शरीर के रक्त में घुमाने लगेगा। हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी, हमारा दम घुटने से मृत्यु तक हो सकता है। अब बात करें आरबीसी की कमी और अधिकता से होने वाली बीमारी के बारे में। देखिए, आरबीसी की कमी हो जाए तो रक्त अल्पत्ता अर्थात एनीमिया बीमारी होता है। हमारे ब्लड में आरबीसी का कमी हो जाता है, या कह दें कि हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है, या इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में आयरन की कमी हो गई, इसके कारण एनीमिया बीमारी होता है। दूसरा, इसकी अधिकता जैसे पहाड़ों में बताया बढ़ जाता है आरबीसी का संख्या, तो उसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। अब अगले कण की बात करते हैं, WBC या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। जैसे ही WBC का जिक्र होगा आपके दिमाग में आना चाहिए सूक्ष्मदर्शी सिपाही। सिपाही देश की रक्षा करते हैं, WBC हमारे शरीर की रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है उसको नीचे समझते हैं। देखिए, इसका संख्या की बात करें तो यह 6 से 8 हजार बहुत कम मात्रा में रक्त में पाया जाता है। इसका जीवन काल सिर्फ 4 दिन का होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा का, कौन सा अस्थि मज्जा? पीला, जो बीच में पाया जाता है, पीली अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। और इसका रंग रंगहीन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। WBC 2 तरह के होते हैं। ऐसे WBC जिनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कण या ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और ऐसे WBC जिनके साइटोप्लाज्म में ये कण नहीं पाए जाते। जिनमें कण पाए जाते हैं उनको कणिका युक्त या ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, और जिनमें कण नहीं पाए जाते उनको अकणिका युक्त या एग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। देखिए, ग्रेन्युलोसाइट 3 तरह के। पहला है बेसोफिल। यह WBC में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, मात्र 0.5 से लेके 1% तक। इसका जो केंद्रक होता है यह यस आकार का होता है, और इसका कार्य है, इसमें हिस्टामिन, हिपेरिन, सीरोटोनिन ये सभी पाए जाते हैं, और यह हीलिंग का कार्य करता है। दूसरा, इओसिनोफिल। देखिए, यह 2 से 3% WBC का बनाता है, और इसका जो केंद्रक है यह 2 लोब का बना होता है। ये देखिए, 2 लोब और बीच में पतले तंतु से जुड़ा हुआ है। इसका कार्य है कि यह एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। उसके बाद तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। तो देखिए, कणिका युक्त में सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रोफिल्स, इसका संख्या भी बहुत अधिक है। पूरे WBC में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, 60 से 65%। इसका कार्य है प्रथम पंक्ति की सुरक्षा देना। जैसे ही कोई रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश करता है, कोई पैथोजन प्रवेश करता है, सबसे पहले उसका मुठभेड़ इसी न्यूट्रोफिल से होता है, इसी से सामना होता है। उसको मार काट के खत्म कर देगा और उसका भक्षण कर जाएगा। तो इसका प्रकृति भक्षण होता है, उसको नष्ट कर लेता है। ध्यान रखिए, प्रथम पंक्ति का सुरक्षा, बाद में उसको ये जो लिम्फोसाइट का B सेल, T सेल, इसके द्वारा जो एंटीबॉडीज बनाते हैं वो उसका अपघटन करते हैं, लेकिन पहले ये अपघटन करेगा। यदि इसके द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया तो उनका जरूरत नहीं पड़ता। अब देखिए, जो ए ग्रेन्युलोसाइट हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट। लिम्फोसाइट आप सुने होंगे, ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण WBC है, और इसका मात्रा
20 से 25% तक होता है, और ये होगा 6 से 8%। देखिए दूसरे स्थान पे यही आता है मात्रा में। और इसका यदि केंद्रक देखें तो देखिए इसका केंद्रक बहुत बड़े आकार का होता है। पूरी जो इसका कोशिका है उसमें अधिकांश हिस्सा को यह घेरे रहता है। लिम्फोसाइट दो तरह की कोशिका बनाता है, बी सेल और टी सेल। इनके द्वारा एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं और ये एंटीजन से लड़ते हैं, एंटीजन को नष्ट करते हैं, अर्थात ये भी प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद आता है अगला जो WBC का सबसे बड़े आकार का कोशिका है। सबसे छोटे आकार का तो बता दिया लिम्फोसाइट, सबसे बड़े आकार का कोशिका मोनोसाइट, और इसका मात्रा WBC का 6 से 8% होता है। इसका केंद्रक देखें तो इसका केंद्रक घोड़े के नाल के आकार का होता है और इसका कार्य है भक्षण प्रकृति का, अर्थात ये जो जिस एंटीजन को मारता है, जो रोग कारक को मारता है, उसका भक्षण इसी के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से यदि हम पूरे WBC को देखें तो ये सभी रोग कारकों को नष्ट कर रहे हैं। हमारे शरीर में कोई भी रोग कारक प्रवेश कर रहा है तो उसको मारने का कार्य करते हैं, उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं और हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। चूंकि यह बहुत छोटे आकार के हैं, कार्य कर रहे हैं सिपाही का, इसीलिए इनको सूक्ष्मदर्शी सिपाही कहेंगे WBC को। अब उसके बाद सबसे अंतिम प्रकार का जो कणिकाएं हैं वो है प्लेटलेट्स। देखिए ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, और इनके बारे में जैसे दिमाग में आए आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए कि ये रक्त के थक्का जमने में सहायता करते हैं। ये वास्तव में कोशिका नहीं है, ये कोशिका जब टूटता है, विखंडित होता है, तो ये कोशिका के विखंडन से बनते हैं, उसी के अंश हैं। कौन से कोशिका? ये देखिए अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोसाइट, एक विशेष प्रकार का कोशिका अस्थि मज्जा में पाया जाता है, उसके विखंडन से बनते हैं ये। चूंकि वो उसके टूटने से बन रहे हैं, उसी का अंश है, तो इसके भीतर केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक एब्सेंट होता है। अब बात करें इसकी संख्या की तो 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 से 3.5 लाख के बीच, अर्थात सबसे अधिक क्या होगा RBC, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद सबसे कम WBC। प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 11 दिन, और इसका कार्य जैसे बता ही दिया कि रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप रक्त के दोनों प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, इनके बारे में समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।